गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हमने कल पढ़ा था, अपनी चैप्टर की शुरुआत करी थी जिसका नाम था भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, याद होगा आपको, थोड़ा सा नहीं याद है तो आप रिवाइज करेंगे उसको। तो यहाँ पर हम पहले विश्व युद्ध और असहयोग आंदोलन, इन चीज़ों के बारे में देख रहे थे। एक यहाँ पर टॉपिक ये भी आया था कि रोलर एक्ट क्या है। रोलर एक्ट 1919 में था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किया गया था और उनका कहना ये था कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी रैली और जुलूस जो होता है उसका संचालन कर सकते हैं। ठीक है, और यही काम करने पर किसी को बिना मुकदमा दायर करे भी, यानी कि बिना उसकी गलती बताए हुए भी कहाँ डाला जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है। ठीक है, तो इन्हीं सब के विरोध में इन्होंने क्या किया, 13 अप्रैल को ब्रिटिश सरकार ने 13 अप्रैल को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई उसके बारे में हमने बात करी थी कि कैसे मेले में जो जनरल डायर था उसने सभी लोगों पर गोलियां चला दी और सभी को वहाँ पर मार दिया। ठीक है, तो ये जो एक मार्मिक घटना घटी, इससे गांधी जी बहुत ही दुखी हुए। गांधी जी ने, सभी लोग बहुत दुखी हुए, तो उन्होंने एक मुहिम चलाई कि अब एक और आंदोलन होगा 1990 के ठीक बाद। ठीक है, 1990 में आपका रोलर एक्ट हो गया। तो जैसे ही ये कार्रवाइयाँ हुई तो 1920 में फिर हुआ आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग का मतलब ही था कि उनका सहयोग ना करना। उनका इन द सेंस कि किसका नहीं करना है, ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि देखो भारत में रह रहे हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे सहयोग के बिना वो अपने सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, सरकारी काम हो रहे हैं, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि किसी भारतीय के सहयोग के बिना वो अपना काम कर सकते हैं। तो गांधी जी ने यह तरकीब निकाली और इसका विवरण उन्होंने कहा, किसमें अपनी जो पुस्तक है हिंद स्वराज, ठीक है, 1909 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने इस असहयोग की बात कही कि क्यों ना हम ऐसा करें कि ब्रिटिश सरकार को कोई भी सहयोग प्रदान, कोई भी हेल्प करने से पूरी तरीके से मना कर लें। तो जैसे ही हम उनसे हर चीज़ में क्या कर लेंगे, अपना सहयोग हटा लेंगे, अपना पीछे हो जाएंगे, तो वो क्या पढ़ने लगेंगे, कमज़ोर पढ़ने लगेंगे। क्योंकि जितने भी ब्रिटिशर्स हैं उनसे ज़्यादा इंडियंस रहे होंगे, है ना। तो अपना सहयोग अगर हम हटा लें तो अंग्रेज़ क्या होंगे, खुद ही कमज़ोर पड़ जाएंगे। इस विचारधारा के साथ उन्होंने अपना असहयोग शुरू किया था। ठीक है, तो अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसके बाद क्या था, इसका जो प्रभाव था, उन्होंने क्या किया लोगों ने कि सरकारी दफ्तर, अब देखो कैसे विद्रोह किया, कैसे अपने सहयोग छीन लिया। उन्होंने सरकारी नौकरी करने से मना कर दिया, सेना में जाने से मना कर दिया, विदेशी स्कूलों में पढ़ने से मना कर दिया। ठीक है, और इसी के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे जो असहयोग था, अपना सहयोग हटा लिया किसने, भारतीयों ने अंग्रेज़ों से। ठीक है, और जो 1920 में नागपुर का अधिवेशन हुआ, नागपुर में एक सभा बुलाई गई, उसमें ये असहयोग को क्या कर दी गई, एक स्वीकृति मान लिया गया कि हाँ ऐसा करने से हम इनको यहाँ से भगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ, इसका क्या क्या विचारधाराएँ थी, अगर हम शहरों की बात करें या फिर गाँव की बात करें, बागानों की बात करें, तो कहाँ कहाँ पर किस तरीके से इसका जो पालन है वो हो रहा था। ठीक है, सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि शहरों में इस आंदोलन का क्या प्रभाव था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ पर गांधी जी थे केवल वहीं पर ही आंदोलन सक्रिय था। तो आगे देखेंगे हम कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से ये चीज़ फैली हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले शहरों में तो क्या किया, जो लोग थे, शिक्षक थे और विद्यार्थी थे, उन्होंने क्या करा, विदेशी स्कूल में जाने से मना कर दिया। क्योंकि एक ये भी तो है ना, स्कूल आ रहे हैं, फीस दे रहे हैं, तो उनको क्या हो रही है, फंडिंग हो रही है। तो इस वजह से सबसे पहले टीचर्स और जो स्कूल थे उन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया। ठीक है, जो वकील थे वहाँ पर उन्होंने जाने से मना कर दिया। और इस तरीके से जितनी भी सरकारी कंपनियां थी, सरकारी कहने का मतलब है कि जितनी भी ब्रिटिश सरकार की कंपनियां थी उसकी पिकेटिंग कर दी गई। पिकेटिंग एक वर्ड आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है कि पिकेटिंग क्या होती है। ठीक है, तो पिकेटिंग क्या है, जब भी हम सरकार के विरुद्ध कुछ काम करते हैं तो दुकान और फैक्ट्रियों में जाने का रास्ता रोक लिया जाता है ताकि वहाँ कोई काम करने के लिए ना जा पाए। इसको यहाँ पर भी आपको दिया गया है कि प्रदर्शन करते समय या हड़ताल करते समय लोग क्या करते हैं, किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, पिकेटिंग कहते हैं। आगे बात समझ में, क्या है पिकेटिंग, प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान,
फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, कोई भी उस फैक्ट्री में नहीं जा पाएगा, है ना। तो इस वजह से पूरी जो फैक्ट्री है वो बंद हो जाएगी। तो यही कारण रहा पिकेटिंग करने का, भारतीयों ने ऐसे को पिकेटिंग करी। और उसके बाद अगर हम बात करें कि जो विदेशी ये आपने बहुत बार सुना भी होगा कि विदेशी कपड़ों की उन्होंने क्या करी, पूरे जो विदेशी कपड़े थे उनका बहिष्कार किया, उनकी होली जला दी। ठीक है, तो इस तरह से जो विदेशी कपड़ा आ रहा था भारत में उसको भी बहुत नुकसान हुआ, व्यापारी संबंध में बहुत नुकसान हुआ। इस प्रकार से धीरे धीरे पूरा बहिष्कार होने लगा हर चीज़ का। ठीक है, आज जैसे हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ना चाइना का सामान का जो है बहिष्कार करिए। तो इसका यही सेंस है कि हम थोड़ा अपनी जो फंडिंग है उसको वहाँ जाने से रोक लें। तो इसीलिए उसके सब्स्टिट्यूट बना रहे हैं, जो भी सामान वहाँ से आ रहा है उसके बदले में लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं इस चीज़ की धारणा बना रहे हैं। तो ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं भारत में। ठीक है, कब, जब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार थी तो हमने उनका क्या किया था, पूरी तरीके से बहिष्कार करने की पूरी तरीके से एक प्रयास किया था। ठीक है, पर देखो यह चीज़ स्टार्टिंग में तो बहुत हाई पीक पे थी कि लोगों ने काफ़ी बहिष्कार किया उस चीज़ का। ठीक है, जाना स्कूल में छोड़ दिया, वकीलों ने वकालत करनी छोड़ दी, विदेशी फैक्ट्रियों में जाना बंद कर दिया। पर इससे ये देखिए, अगर ये लंबा भी चलाते तो जो घर में क्या कर रहे हैं अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करते। तो धीरे धीरे ये आंदोलन जो लंबा होने लगा तो लोगों को इसका असर क्या होने लगा, धीमा पड़ने लगा। और ये बहुत ही कॉमन सी भी बात है, क्योंकि एक हद तक हम जो भारतीय थे उनके गुलाम भी थे, तो हम इस विद्रोह को बहुत आगे तक नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि फिर क्या होता, अपने को ही रिसोर्सेज नहीं मिलते, अपनी जो रोटी है वो हमें नहीं मिल पाती, अगर पैसे नहीं आ पाते तो हम कुछ कर नहीं पाते अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो इस वजह से धीरे धीरे शहरों में ये जो आंदोलन था वो धीरे पड़ने लगा। ठीक है, और खादी, जब हमने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया तो खादी की मात्रा बढ़ने लगी। पर इतना जल्दी इतना ज़्यादा कपड़ा बनाना हमारे लिए आसान नहीं था, और खादी जो है वो पहले से ही महंगी रही है। तो जो खादी वस्त्र है, आज भी अगर आप देखें तो खादी वस्त्र थोड़ा सा क्या है, महंगा है, क्योंकि पूरे हाथ से बनता है वो। तो इसकी जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो एक गरीब के लिए ये लेना, एक मजदूर वर्ग के लिए ये लेना क्या था, बहुत ही मुश्किल था। तो ऐसे इन कारणों से जो ये हमने आंदोलन किया था बहिष्कार वाला, वो धीरे धीरे क्या पड़ने लगा, धीमा पड़ने लगा। ठीक है, फिर ब्रिटिश जो संस्थान थे उनका प्रयोग करना धीरे धीरे शुरू हुआ, सरकारी स्कूल में भी लोग लौटने लगे। पर ये जो आंदोलन था वो अपना एक असर छोड़ गया। हालांकि ये बाद में धीमा हो गया, पर स्टार्टिंग जहाँ से हुई थी वहाँ से बहुत सारे लोगों के बीच में क्या हुआ, राष्ट्रवाद को लेकर बहुत ही ज़्यादा जो उनका सहयोग था वो हमें प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये किसकी बात हो गई, शहरों में आंदोलन की। शहरों में आंदोलन की बात को अगर आप पॉइंट्स में नोट करना चाहें तो कर सकते हैं कि अगर आंदोलन का प्रभाव किस पे करा, पहले तो स्कूल्स और जो कॉलेज हैं वो बंद हो गए। ठीक है, जो शिक्षक हैं उन्होंने जाना छोड़ दिया, इस्तीफ़ा दे दिया, वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया, है ना। और जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्री कहने का मतलब है जितनी भी ब्रिटिश फैक्ट्रियां थी उनकी पिकेटिंग कर दी गई। तो ये प्रभाव कहाँ पे पड़े थे, उस असहयोग आंदोलन से शहरों में पड़े थे। ठीक है, तो हमें क्या पढ़े थे यहाँ पे कि शहरों में क्या क्या प्रभाव पड़े थे। तो इन चारों पर पूरा तरीके से प्रभाव पड़ा था। अब चलते हैं ग्रामीण इलाके तरफ। क्या ये जो विचारधारा है वो केवल शहरों तक सिमट के रह गई, है ना। गांधी जी जहाँ पर हैं वो, क्या ये जो विचारधारा है वो सिर्फ शहरों में ही रह गई या फिर ग्रामीणों में भी इसका प्रभाव देखा गया। तो देखिए, बहुत सारे जो आदिवासी लोग ग्रामीण इलाकों में थे वो भी क्या हुए, इस आंदोलन का हिस्सा बन गए और क्या करने लगे, पूरा एक समूह बनाकर गांधी जी के साथ होने लगे, जितने भी आदिवासी लोग हैं। ठीक है, तो उनका जो नेतृत्व है किसी भी संस्था को या किसी भी संघर्ष को चलाने के लिए क्या होता है, लीडर होता है ना। तो इनके जो नेतृत्व करने वाले रहे उनका नाम था सन्यासी बाबा रामचंद्र। इन्होंने किया किसानों का नेतृत्व, किसका, किसानों का, ग्रामीण इलाकों में। तो इससे पहले ये क्या थे, गिरमिटिया मजदूर थे। एक और शब्द आपके पास आता है कि गिरमिटिया मजदूर क्या है। ठीक है, तो यहीं पर आप इसको कंफर्म कर लीजिए कि क्या है। देखो, अंग्रेज़ों के शासनकाल में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक काम करने के लिए भेजा जाता था। ठीक है, आ रही है बात समझ में, कि लोगों को अपने घर से दूर दूर काम करने के लिए भेजा जाता था। और
घर से दूर कहने का मतलब है कि भारत से बाहर के देशों में उन्हें काम करने के लिए भेजा जाता था। और ये जो काम था, ये काम पर भेजने की जो प्रणाली थी वो एक अनुबंध पर निर्मित रहती थी, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती थी। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि उनसे एक पेपर पे लिखा लिया जाता कि आने वाले 2 साल तक आप इसी क्षेत्र में उसी देश में काम करेंगे और आपको घर आने का अधिकार नहीं होगा। तो इस तरीके से जो अनुबंध में जुड़ जाते थे उनको कहा जाता था गिरमिटिया मजदूर, जो अपने देश से दूसरे देशों में क्या करने जाते थे, मजदूरी करने जाते थे। एक अनुबंध के तहत उनको कहा जाता था गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, अब देखो आपको सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि ठीक है अपने देश से विदेशों में काम करने जाना पड़ रहा है। अगर आप आज की इसको देखें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ठीक है फॉरेन जा रहे हैं, है ना। बट वहाँ पर उस औपनिवेशिक काल में ये चीज़ जो थी ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनको बिल्कुल बेकार, कभी कभी इतना रातों दिन काम करना पड़ता था और रहने की भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो इस तरीके से कभी कभी अनुबंध पूरा होने के बाद भी उनको घर आने की अनुमति नहीं मिलती थी। ठीक है, कभी कभी वो इतना बेरोजगार हो जाते थे कि उन्हें बेगार करना पड़ता था, यानी कि बिना वेतन के कार्य। ठीक है, तो इस तरीके से इन पर भी बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। जैसे अनुबंध में लिखा लिया कि हमें इस क्षेत्र में जाना है, पर जो रियल है उसमें उस जगह नहीं भेजते थे, कहीं और भेज देते थे। तो इस प्रकार से जो शोषण है वो कई बार होने लगा। तो इन्होंने भी, इनके विरुद्ध जो एक आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया, बाबा रामचंद्र जी ने किया। ठीक है, और ये एक असहयोग आंदोलन का ही हिस्सा था। तो धीरे धीरे जो गांधी जी की विचारधारा है वो शहरों से होती हुई गांव की ओर भी बढ़ने लगी। आ गई बात समझ में? तो इतना पढ़ेंगे, इतने नोट्स बनाते चलिए, ये आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट आपका चैप्टर यूरोप के बारे में है तो उतनी चीज़ें उसमें से नहीं पिकअप हो पाती एग्जाम्स में, पर इस चैप्टर से चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो, लॉन्ग क्वेश्चंस हो, मिड ऑफ द चैप्टर हो, तो ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलती हैं। तो जितना हो सके, जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें आपको साइड में मैं बताती भी जा रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखिए। पहले शॉर्ट नोट्स बनाइए, और शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं कि बस काम पूरा करना है तो कुछ भी लिख दिया। देखिए कौन सी चीज़ हम नहीं कर पाएंगे तो उसको ज़रूर कॉपी में लिखिए, जिनके नाम भी अजीब होते हैं, है ना। जैसे गिरमिटिया मजदूर ही हमने पढ़ा अभी, तो हम आइडिया भी नहीं लगा सकते कि किस बारे में बात हो रही है ना। नाम से पता नहीं चल रहा। जैसे असहयोग आंदोलन मैंने आपको बताया, तो एक पल के लिए आप इसका आइडिया लगा सकते हैं कि इस आंदोलन में क्या हो रहा है। ठीक है, पर ऐसे शब्द जिसमें नाम से भी समझ में नहीं आता अगर हम उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो इन चीज़ों को पूरा करने के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए जितना पढ़ा रहे हैं, फिर आगे हम आने वाली वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं।